Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य पर बात होगी। अधिकतर खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य मंडी भाव से नीचे चल रहा है। अंशुमान सर से जानेंगे कि इसका क्या असर होगा। इसके बाद गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की दुनिया भर में बढ़ी खरीद पर बात होगी। लगातार 5वें महीने उनकी होल्डिंग बढ़ी है। रिकॉर्ड भाव के बावजूद खरीद बढ़ना बेहतर डिमांड का संकेत है। अगली खबर सेबी चीफ के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने आईपीओ की लिस्टिंग को जल्द करने की बात कही है। इसके बाद देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ पर बात होगी। कंपनी ने अपने आईपीओ की घोषणा कर दी है। इसके आईपीओ के पहलुओं को अंशुमान सर से डिटेल में समझेंगे। अगली खबर अमेरिका के शटडाउन से जुड़ी है। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन अब उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। अंत में कॉपर और सिल्वर को लेकर अमेरिका के कदम का विश्लेषण होगा। अमेरिका ने इन दोनों धातुओं को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल किया। अंशुमान सर से इसके मायने समझेंगे। पहली खबर की ओर चलते हैं। अधिकतर खरीफ फसलों का भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर के दौरान खरीफ दलहन, तिलहन और धान का भाव तय समर्थन मूल्य से 26% तक नीचे है। सबसे ज्यादा दबाव तिलहन और दलहन फसलों पर है। मूंगफली, सोयाबीन और मूंग की कीमतें समर्थन मूल्य से बहुत नीचे चल रही हैं। सर, मंडी भाव के एमएसपी से नीचे जाने की वजह क्या है? क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा? सरकार पर यकीनन दबाव बढ़ेगा। देखिए, 2-3 फसलों के मामले में सरकार को बाजार में दखल देकर खरीदने का फैसला लेना पड़ा, जो हमने पिछले सप्ताह अपने बोनस पॉइंट में चर्चा में कहा था। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब खरीफ की फसलों में इस तरीके की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है कि पूरा का पूरा दालों का पैक, जो कि दलहन का हिस्सा है, इसके अलावा मक्का भी है, इसमें ज्वार भी है, कुछ मोटे अनाज भी हैं। इनकी सबकी कीमतें, बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे चल रही हैं, जबकि अभी नई फसल बाजार में आना शुरू हुई है। ये और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि फसल के उत्पादन के अनुमान के आंकड़े नहीं आए हैं। संभावना ये मानी जा रही थी कि उत्पादन पर असर पड़ेगा और बाजार में कीमतें ज़्यादा होंगी, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार की चुनौती बढ़ जाती है। किसानों को यदि उनके उत्पादों की सही कीमत नहीं मिली और एमएसपी से नीचे उन्हें बाजार में बेचना पड़ा, तो सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा। और चूंकि एक बार बात निकल चुकी है, दलहन के मामले में सरकार इस तरीके का दखल दे रही है, तो ये अपेक्षा होगी कि अन्य फसलों के मामले में भी ऐसा किया जाए। और इसलिए आने वाले 1-2 हफ्तों में सरकार की तरफ से इन कीमतों को लेकर क्या नीति आती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद उन्होंने अब सरकारी बैंकों के विलय को लेकर बयान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विकसित भारत के लिए भारत में बड़े और विश्व स्तरीय बैंकों की जरूरत है, जिसके लिए बैंकों का विलय करना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बैंकों के विलय के लिए सरकार रिजर्व बैंक के साथ बैठकर बातचीत करेगी। सर, वित्त मंत्री का इरादा क्या लग रहा है? कल उन्होंने निजीकरण की बात कही थी, आज विलय की बात कर रहे हैं। तैयारियां क्या लग रही हैं? सरकार धीमे धीमे बैंकों के विलय और निजीकरण का माहौल बना रही, और ये थोड़ा प्रत्याशित है। काफी समय से, लंबे समय से सरकार ने अलग अलग स्तरों पर कोशिश की। 2 बार कानून भी लाने की कोशिश की, फिर वो कानून नहीं आया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन और मर्जर की तरफ चीजें आने वाले कुछ महीनों में आगे बढ़ेंगी, और इसलिए बजट का इंतजार किया जा रहा है, जहां वित्त मंत्री शायद एक घोषणा कर सकती हैं। 2020 में हमने देखा था कि बैंकों के बड़े विलय हुए थे। 20 के आसपास बैंकों को 27 के आसपास बैंक
बैंकों का मर्जर हुआ था, उसके बाद से फिर बीते 5 सालों में ना तो बैंकों के विलय हुए हैं और ना कोई बड़ा निजीकरण हुआ है। केवल LIC की हिस्सेदारी IDBI बैंक में बेचने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा कुछ और जो सरकारी बैंक हैं, छोटे सरकारी बैंक हैं जिनमें सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचनी है, उसका प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 महीनों में सरकार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और विलय को लेकर एक नई योजना जारी कर सकती है। मकसद ये भी है कि बैंकों को नई पूंजी मिले, नए तरीके से वो तैयार हो सकें। सरकार भी मान रही है कि स्ट्रक्चरली ये इंपॉर्टेंट है कि बड़े बैंक हों जो कि बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनका सामना कर सकें। तो इंतजार इस बात का होगा कि क्या बजट में इस मामले में घोषणा की जा सकती है कि केवल ये एक विशफुल थिंकिंग, केवल अच्छा आइडिया ही रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और इसके बाद फिर ये मामला पीछे चला जाएगा। सर ये भी समझाइए कि विलय और निजीकरण पर बैंक कर्मचारी संगठनों का क्या रुख है? स्वाभाविक है, हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी इस बात पर चर्चा की थी और जब ये चर्चा शुरू हुई थी उसी दिन से ये है कि सरकारी बैंकों की यूनियंस इसे नहीं मानेंगी। उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के में वित्त मंत्री के बयान पर टिप्पणी भी की और ये कहा है कि सरकार को PSU बैंक्स को इसको मजबूत करना चाहिए बजाय प्राइवेटाइजेशन के। बट ये पुराना मामला, ये पुराना टकराव है। जब भी सरकारें निजीकरण की तरफ जाती हैं तो यूनियंस उसका विरोध करती हैं। तो सरकार इससे पहले यूनियन से बात करेगी या प्रस्ताव लेकर आएगी, ये देखना होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। देश में बॉन्ड डेरिवेटिव्स में बदलाव हो सकता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के चीफ तुहिन कांत पांडे ने इसके संकेत दिए। उन्होंने बताया कि बॉन्ड डेरिवेटिव शुरू करने के लिए फिलहाल सेबी और रिजर्व बैंक के बीच बातचीत चल रही है। बॉन्ड बाजार के बढ़ते आकार को देखते हुए बॉन्ड डेरिवेटिव्स की ज़रूरत महसूस हो रही है। सर थोड़ा इसको विस्तार से बताइए कि बॉन्ड डेरिवेटिव्स में कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं? RBI और सेबी भारत के बॉन्ड मार्केट को और खासतौर से बॉन्ड डेरिवेटिव्स का आधुनिकीकरण करने जा रहा है। यहाँ कई सारी चुनौतियां हैं। भारत का बॉन्ड बाजार बड़ा है लेकिन यहाँ कई सुधारों की जरूरत महसूस की जा रही है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या होने जा रहा है बॉन्ड मार्केट में। और चूंकि दोनों नियामकों ने, RBI और सेबी ने इक्विटी मार्केट से काफी कुछ सीखा है, तो वो बहुत सारी नसीहतें, लर्निंग और प्रयोग यहाँ दोहराए जाएंगे। पहले चीज तो ये भारत में पहली बार कॉर्पोरेट बॉन्ड डेरिवेटिव्स इंडेक्स लॉन्च होने जा रहा है। ये भारत में फ्यूचर और ऑप्शंस का पहला इंडेक्स होगा जिसमें AA+ से ऊपर की गुणवत्ता के बॉन्ड शामिल किए जाएंगे और इससे निवेशकों को यह पता चल सकेगा कि बॉन्ड्स की परिस्थिति क्या है। इसके साथ सेटलमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में और मार्जिन के नियमों में दुनिया के जो पैमाने हैं और इक्विटी मार्केट के जो अनुभव है उसके आधार पर बदलाव किया जाएगा। GSEC और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में जो स्वैप्स हैं उनकी ट्रेडिंग में के नियम और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त किए जाएंगे। बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड की रिटेल भागीदारी बढ़ाई जाएगी। पेंशन फंड्स और FPI को ज्यादा पहुंच मिलेगी बाजार में और हेजिंग की क्षमता मजबूत होगी। बॉन्ड और डेरिवेटिव्स में बाधाएं पहुंचने की, निवेश की बाधाएं कम होंगी। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि निजी प्लेसमेंट बॉन्ड्स का न्यूनतम निवेश 10 लाख से घटाकर 10,000 रुपए तक भी किया जा सकता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्ती की जाएगी। क्लियरिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। टॉप बॉन्ड्स के लिए T+0 या 1 डे का जो सेटलमेंट साइकिल है उसे निर्धारित किया जाएगा। मार्जिन की निर्यानी की जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि दुनिया के मानकों के बराबर भारत के बॉन्ड बाजार को बनाया जा सके और उन पैमानों पर चलाया जा सके। सर ये भी बताइए कि बॉन्ड डेरिवेटिव्स में बदलाव की वजह क्या है? 3-4 बड़ी चीजें जो RBI और सेबी को भारत के बॉन्ड मार्केट के बारे में दिख रही थी। भारत का एक तो बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट जितना बड़ा, विशाल या विकसित नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का बाजार एक दशक में करीब 3 गुना हो गया है, लेकिन जो कि मार्च तक 93.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था। 2015 में ये 17-17.5 ट्रिलियन डॉलर था। लेकिन अभी भी प्राइमरी बॉन्ड मार्केट में वॉल्यूम दिखता है। सेकेंडरी मार्केट में डेरिवेटिव्स का उपयोग सीमित है और कुछ ही संस्थाएं जो ट्रेड करती हैं। हेजिंग टूल्स की कमी है, पारदर्शिता नहीं है और बॉन्ड मार्केट में कॉर्पोरेट और बड़े निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर है। इक्विटी और दुनिया के बॉन्ड बाजारों से भारत का बाजार पीछे है और ये सारे सुधार इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि शेयर बाजार में कंपनियों के लिस्ट कराने की समय सीमा को घटाया जाएगा। इसको लेकर सेबी योजना भी बना रही है। कंपनी की बिना रुकावट और जल्द लिस्टिंग के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट्स को पहले के मुकाबले छोटा किया जा सकता है। साथ में लिस्टिंग प्रक्रिया को पहले से बेहतर किया जाएगा।
सर इस पर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, तो आप बताइए जो आप समझाना चाह रहे हैं कि आईपीओ लिस्टिंग के रेगुलेशन में प्रमुख बदलाव क्या होने जा रहे हैं, साथ ही ये भी बताइएगा इससे क्या फायदे होंगे। आईपीओ बाजार में खासी गहमा गहमी है। हम हर सप्ताह 2-3 बड़े आईपीओस की लिस्टिंग देख रहे हैं और अचानक प्राइमरी मार्केट में सक्रियता, कई बड़े आईपीओ आने वाले भी हैं, तैयारी में भी हैं। तो सेबी ने लिस्टिंग की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की है, क्योंकि आईपीओ बंद होने के बाद लिस्टिंग तक का जो समय है वो निवेशकों के लिए बहुत बेचैनी का और उत्सुकता का होता है। तो एक तो जो दस्तावेज है उनको संक्षिप्त किया जाएगा, प्रॉस्पेक्टस का सारा अलग से होगा, जानकारी अलग दी जाएगी, रिटेल निवेशकों की समझ ठीक करने के लिए फीडबैक तेज किया जाएगा। प्री आईपीओ प्लेस जो है उसको सरल किया जा रहा है, जिससे कि लिस्टिंग में देरी ना हो और तत्काल उन्हें दे दिया जाए और ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग हो सके। पोस्ट आईपीओ टाइमलाइन और तेज है। आईपीओ बंद होने के बाद 3 कार्य दिवसों में T+3 में लिस्टिंग अनिवार्य की जा रही है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सुधारों में आने वाले समय में आएगी, जिससे कि निवेशकों को लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े। और चूंकि जल्दी लिस्टिंग होगी तो रिफंड जल्दी मिलेंगे जिनके पास अलॉटमेंट नहीं होंगे, और पूंजी की जो सप्लाई है, जो वापसी है, वो तेजी से हो सकेगी। रियल टाइम ट्रैकिंग की व्यवस्था लागू करने जा रहा है सेबी आईपीओ में। अंतिम दिन 5 बजे तक आप संशोधन कर सकते हैं, रिफंड तेजी से किया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायतें दी जाएं। स्टार्टअप में प्री ग्रांटेड ईसॉप को और ज्यादा आसान किया जा रहा है और एंकर निवेशक का कोटा 33% से 40% पर तक किया जा सकता है। ये प्रमुख बदलाव हैं जो किए जा रहे हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि कंपनियों के लिए लिस्टिंग तेज होगी, रिस्क सीमित होगी, निवेशकों के पास समय से सूचना और जानकारी मिलेगी और उनके अलॉटमेंट तेज हो सकेंगे, और जो इशूअर्स हैं, जो आईपीओ लाने वाली कंपनियां हैं, उनका इस पूरे सिस्टम में भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि गोल्ड ईटीएफ से जुड़ी हुई है। अक्टूबर के दौरान घरेलू और विदेशी बाजार में गोल्ड की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के बावजूद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के माध्यम से गोल्ड में निवेश बढ़ा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर के दौरान दुनिया भर में गोल्ड ईटीएफ्स की होल्डिंग्स लगभग 55 टन बढ़ी है। अक्टूबर के दौरान लगातार 5वें महीने गोल्ड ईटीएफ्स की होल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान भारत में होल्डिंग 6 टन से ज्यादा बढ़ी है। सर गोल्ड ईटीएफ के आंकड़े क्या बता रहे हैं, उनके भीतर क्या नजर आ रहा है? इन आंकड़ों का इंतजार बाजार में काफी करीब से किया जा रहा था, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की तो मांग कम है। 2 आंकड़े हम आए पिछले सप्ताह। हमने बैंकों की खरीद का आंकड़ा देखा और उसके बाद सोने में निवेश करने वालों को, सोने में तेजी की संभावना को परखने वालों को ईटीएफ के आंकड़ों का इंतजार था, और ईटीएफ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2020 के बाद सबसे लंबी 5 महीने की बढ़ोतरी ईटीएफ निवेश में दर्ज की गई। पूरी दुनिया भर में जो शुद्ध निवेश हुआ है ग्लोबल ईटीएफ में, 8.2 बिलियन डॉलर का इनफ्लो दिखाई दे रहा है, और जनवरी से अक्टूबर के दौरान 34 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। यानी 2020-21 में सेंट्रल बैंक की जितनी खरीद थी उसके बाद सबसे ऊंचा निवेश है जो ईटीएफ में हो रहा है, 34 बिलियन डॉलर का। अक्टूबर के अंत तक पूरी दुनिया में 3,893 टन की गोल्ड होल्डिंग्स थी। 503 बिलियन डॉलर उनका मूल्य था। 4,000 डॉलर के अंश पर यह मूल्य निकाला गया है। कोविड के दौर के बाद जब लोगों ने गोल्ड में बड़े निवेश किए थे अनिश्चितता के कारण, महामारी के अनिश्चितता के कारण, सामान्य दिनों में यह सबसे बड़ा निवेश है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, रीजनल आधार के ऊपर गोल्ड में निवेश और गोल्ड में ईटीएफ का निवेश अब अंतरराष्ट्रीय फिनोमेना बन गया है। अमेरिका में 6.5 बिलियन डॉलर है। यूएस के जो ईटीएफ हैं, जीएलडी और आईयू, इनमें 263 बिलियन डॉलर का एयूएम तैयार हुआ है। भारत में रिकॉर्ड 850 मिलियन डॉलर का निवेश आया है। चीन में 1.1 बिलियन डॉलर का निवेश आया है। चीन में एक बड़ा बदलाव आया है, फिजिकल गोल्ड से लोग पेपर गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। यूरोप में करीब 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश है। वहां महंगाई का डर है और मुद्रा स्थिरता से मदद मिली है। ये तस्वीर निकल रही है जो बता रही है कि सोने की कीमतों में भले ही हमने हाल में गिरावट देखी हो ये कहा जा रहा हो कि सोने की रैली खत्म हो रही है, लेकिन ईटीएफ में निवेश मजबूत है, कायम है और बढ़ रहा है। सर ये भी बताइए कि ये आंकड़े गोल्ड के भविष्य के बारे में क्या बता रहे हैं? 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है इन आंकड़ों को करीब से समझना। अगर हम खोल के देखें कि आम निवेशकों के अलावा हेज फंड्स, फैमिली ऑफिसेज, सरकारें और रिटेल निवेशक ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं। यानी ईटीएफ अब बढ़कर अपना दायरा बढ़ा रहा है और बड़े निवेशक जिनके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, फैमिली ऑफिस जैसे निवेशक, वो इसमें पैसा डाल रहे हैं। और इसीलिए 2025 में जो इनफ्लो में ईटीएफ में दिखाई दिया है वो एक डिकेड के एवरेज से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है कि सोना अब
केवल हेजिंग, महंगाई की हेज करने के लिए नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि रियल दरों पर, डॉलर की तुलना के आधार पर और सिस्टमिक सुरक्षा के लिए खरीदा जा रहा है। तो सिस्टमिक सुरक्षा के लिए बैंक भी सोना खरीद रहे हैं, फैमिली ऑफिसेज भी सोना खरीद रहे हैं और रिटेल निवेशक भी सोना खरीद रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें इस ETF के आंकड़ों के भीतर से दिखाई देती है। पूरी दुनिया में ज्वेलरी की मांग कमजोर है और निवेश के लिए गोल्ड की मांग लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक महत्वपूर्ण बात और देखने वाली है, $4000 पर आउंस से ऊपर की कीमत पर को समर्थन मिल रहा है, यानी इस ऊंची कीमत पर भी ETF में निवेश बढ़ रहा है। भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ETF निवेशक हो गया है। भारतीय निवेशकों के लिए अब ये कोर फाइनेंशियल एसेट बन गया है। यानी जो कहा जाता था कि गोल्ड बाबर एक रेलिक है और गोल्ड मॉडर्न इन्वेस्टमेंट से मैच नहीं करता, भारत में अब ये कोर फाइनेंशियल एसेट बन गया है। भारत में 66% का रिटर्न है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरावट के बाद भी सोने में जो निवेश ETF के माध्यम से बढ़ रहा है वो बैंकों की खरीद को पुष्ट करता है। यानी बैंक जितना आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय बैंक दुनिया में सोना जितना खरीदते जाएंगे, ऐसा लगता है सोने में ETF का निवेश बढ़ता चला जाएगा। बैंकों की बिकवाली के बाद ही या बैंकों की खरीद रुकने के बाद ही ETF में निवेश में कमी आएगी, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि करेंसीज को लेकर, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर अभी आगे जोखिम बना हुआ है और राजनीतिक जोखिम और तनाव के डर बने हुए हैं। इसलिए ETF की, गोल्ड की ETF के माध्यम से एक किस्म से मेन स्ट्रीमिंग हो गई है, वो मुख्य धारा में आ गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI म्यूचुअल फंड का IPO आने वाला है। खुद कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। IPO में SBI की 6.3% और फ्रांस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी अमूडी की 3.7% हिस्सेदारी बेची जा सकती है। IPO अगले साल आने की संभावना है। सर, SBI म्यूचुअल फंड की क्या तैयारी है? इसको लेकर इतना ज्यादा जोश क्यों है? IPO बाजार को अच्छी खबरें मिल रही हैं लगातार। कुछ विवादित IPO भी हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, जिनकी लिस्टिंग को लेकर, लेकिन SBI म्यूचुअल फंड के IPO को लेकर बाजार में बड़ा उत्साह है। करीब करीब मुझे लगता है कई वर्षों बाद किसी AMC का, किसी मुख्य धारा की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का इतना बड़ा IPO आने की तैयारी हो रही। जो आंकड़े हमें भी मिल रहे हैं जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 2026 में कंपनी का IPO आएगा, जिसमें कि SBI का 6.3% हिस्सा और इसका जो फ्रेंच पार्टनर है अमुंडी, उसका 3.7% हिस्सा बेचा जाएगा। करीब करीब 9 से 10% के आसपास के स्टॉक्स बेचे जाएंगे। SBI म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका म्यूचुअल फंड कारोबार 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। कुल AUM 16.3 लाख करोड़ रुपए है और भारतीय बाजार में इसका शेयर 15.5% है। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी बाजार में जब IPO लेकर आएगी तो स्वाभाविक रूप से उत्साह होगा। SBI शायद करीब करीब 3.2 करोड़ शेयर और अमुंडी 1.9 करोड़ शेयर बेचेगी, लेकिन दोनों की कंपनी में मेजॉरिटी इक्विटी बनी रहेगी। कंपनी का मुनाफा काफ़ी अच्छा है। AMC का 2531 करोड़ का मुनाफा है। HDFC से थोड़ा ज़्यादा है। रिजर्व 5000 करोड़ का है। माना जा रहा है कि सेबी की मंजूरी मिलने के बाद ये IPO 2026 में जारी किया जा सकता है। सर, ये भी समझाइए कि बाकी लिस्टेड AMCs की तुलना में अगर देखा जाए तो SBI म्यूचुअल फंड कहाँ खड़ा है? कुछ लिस्टेड AMC बाजार में मौजूद हैं। अगर आप उनके साथ इस टेबल में तस्वीर को देखें, जिसमें कि HDFC AMC लिस्टेड है, निपॉन है और UTI और आदित्य बिरला लिस्टेड है, तो हम आंकड़ों में देख सकते हैं कि SBI का जो म्यूचुअल फंड का जो IPO के बाद AUM है वो करीब 12 लाख करोड़ होगा, जबकि बाकी इसके आधे और आधे से कम में है। HDFC दूसरी सबसे बड़ी AMC है। पैट 2531 करोड़ है। HDFC का पैट SBI म्यूचुअल फंड की तुलना में कॉम्पिटिटिव है, लेकिन निपॉन और बाकी सबके पैट कम है। लिस्टेड फ्लोट 10% इसका होगा, बाकी सबके 15 है। UTI का 30% से ज़्यादा है। बाकी SBI का और अमुंडी का स्वामित्व इसमें रहेगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि भारत के सबसे बड़े बैंक का म्यूचुअल फंड है, इसलिए पूरे देश में इसका वितरण का ढांचा है, वितरण का नेटवर्क बना हुआ है। माना जा रहा है कि इसके वैल्यूएशन को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि SBI ने ऑफिशियली इस बात की घोषणा कर दी है। तो माना जा रहा है कि HDFC AMC के 25 से 30 टाइम्स मल्टीपल से ऊपर SBI के IPO का वैल्यूएशन मांगा जा सकता है, क्योंकि बाजार की लीडर कंपनी है। SBI बैंक का नेटवर्क पीछे है, ग्रोथ काफी तेज है और सबसे बड़ा AUM मौजूद है। तो बाजार के लिए अगला बड़ा IPO म्यूचुअल फंड की दुनिया से ये होने वाला है।
अब लेंसकार्ट के आईपीओ पर भी बातचीत कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा भी है। लेंसकार्ट के आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम लगातार कम हो रहा है। अब कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 2% बचा है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्रीमियम 25% हुआ करता था, लेकिन आईपीओ को लेकर खराब रिव्यू की वजह से इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखी जा रही है। शेयर बाजार में अगर देखा जाए तो कंपनी की लिस्टिंग 10 नवंबर को होगी। सर हाँ, लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या इशारा कर रहा है? लेंसकार्ट सबसे रहस्यमय लिस्टिंग होने वाली है। बाजार में पूरी तरह बंटवारा है। कंपनी को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला, खासतौर से म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर्स ने निवेश किया। इस पब्लिक इशू में आईपीओ में निवेश करने पर म्यूचुअल फंड्स की जबरदस्त आलोचना हुई। इसके वैल्यूएशन इसके फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं करते, मुनाफे को जस्टिफाई नहीं करते, बिजनेस मॉडल इतना रोबस्ट नहीं जितना इसमें वैल्यूएशन लिया गया। और जैसे जैसे लिस्टिंग के करीब चीजें पहुंच रही हैं, ग्रे मार्केट जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस का लिस्टिंग के दिनों में किसी कंपनी की परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर होता है, संकेतक होता है, वो बता रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में 70% की गिरावट आई। 108 रुपए से इसका प्रीमियम घट के 30% के आसपास आ गया है। तो ये माना जा रहा है कि इसकी लिस्टिंग 10 तारीख को 4 से 8% के प्रीमियम के आसपास हो सकती है। ऐसा है जो कि इसका इशू प्राइस है उससे ऊपर। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बाद अब जो लिस्टिंग गेंस के एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़े ठंडे पड़ने लगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरने के बाद लोगों को लग रहा था कि लिस्टिंग गेंस होंगे। दूसरी एक और खतरा दिख रहा है कि लिस्टिंग के दिन इस कंपनी में बिकवाली भी आ सकती है, क्योंकि अच्छे प्रीमियम नहीं मिलेंगे तो लोग निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिलहाल के महीनों में किसी स्टार्टअप कंपनी की सबसे बड़ी लिस्टिंग होने वाली है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम्स कंपनी की बहुत अच्छी, बहुत चमकदार लिस्टिंग का इशारा नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिकी शटडाउन की भी बातचीत कर लेते हैं। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। खर्चे बचाने के लिए वहां की सरकार को हवाई उड़ानों में 10% की कटौती करनी पड़ी। लाखों कर्मचारी छुट्टी पर हैं। अनुमान के मुताबिक शटडाउन की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते 15 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शटडाउन बना रहा तो अरबों डॉलर का ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। सर, यूएस के शटडाउन को लेकर ताजा अपडेट्स क्या कह रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है सर? डोनाल्ड ट्रंप अपनी उन आशंकाओं को साबित कर रहे हैं। जो पिछला सबसे बड़ा शटडाउन था अमेरिका के इतिहास का, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चला था, और अब ये भी 37वें दिन में प्रवेश कर गया और सबसे बड़ा शटडाउन हो गया है। कई बड़े पैमाने पर असर हैं। अमेरिका में लोग बता रहे हैं फ्लाइट्स डिले हैं, स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जो मोटे मोटे आंकड़े हमें शटडाउन के असर के तौर पर दिख रहे हैं कि चौथी तिमाही में अमेरिका की आर्थिक विकास दर में गिरावट आ सकती है, कमी हो सकती है। करीब 10 बेसिस पॉइंट से 20 बेसिस पॉइंट तक की कमी आ सकती है। दिसंबर तक इससे 14 बिलियन डॉलर तक की ऐसी क्षति होगी, ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लोग उपभोक्ताओं का खर्च प्रभावित है। 14 लाख कर्मचारी बगैर वेतन के हैं। 6 से 7 लाख कर्मचारियों को तो पूरी तरह छुट्टी पर भेज दिया गया है। कई विभाग आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हैं। शोध के कार्यक्रम रुके हैं। नासा के डीओई के कई सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फेडरल रिजर्व के लिए, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए, क्रिप्टो बाजार के निवेशकों के लिए, बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए जो मजबूत आंकड़े आते थे प्रति महीने, प्रति सप्ताह, वो सब आंकड़े आना बंद हो गए। इसलिए डार्क जोन में पहुंच गया है अमेरिका का पूरा डेटा सिस्टम। लोगों को ये पता नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कहाँ क्या हो रहा है, और इससे फैसले भी प्रभावित हो रहे हैं और देरी भी हो रही है। लगातार दबाव भी बढ़ रहा है। हालांकि इन सारी परिस्थितियों के बीच हमें डॉलर में फिलहाल मजबूती दिखाई दे रही है। सर, ये भी बताइए कि यूएस शटडाउन को लेकर आगे का रास्ता क्या है? आगे के रास्ते में विवाद यह है कि डेमोक्रेट्स मांग रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सब्सिडी है, ओबामा केयर टैक्स क्रेडिट है, उन्हें जारी रखा जाए और उनमें बढ़ोतरी की जाए। रिपब्लिकन इसे बंद करना चाहते हैं और एक वो जो डेमोक्रेट्स की शर्तें उसे नहीं मान रहे हैं। सीनेट में 14 वोट फेल हुए थे, दोनों पक्ष अड़ गए हैं। अब यहाँ से परिस्थिति अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। न्यूयॉर्क में मेयरल इलेक्शन के जो ताजे नतीजे आए, उसने में डेमोक्रेट्स की क्षमता को, ताकत को और उनके
उत्साह को बढ़ाया। इसके अलावा भी 2 अन्य इलेक्शन जो हुए उनमें भी डेमोक्रेट्स ने स्वीप किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। साइड लाइंस पर चर्चा चल रही है कि कोई ब्रिज डील बना हो सकती है या कोई मिनी डील की जा सकती है जिसमें चुनिंदा एजेंसियों को 2026 तक फंडिंग की मंजूरी ली जा सके। लेकिन राजनीतिक विभाजन काफी ज्यादा है। ब्रिंकमैनशिप अमेरिका की पॉलिटिक्स की पहचान है और वो बिल्कुल उस स्थिति पर पहुंचे हैं। दूसरे जो सुझाव दिए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि अब 2 साल का बजट पेश किया जाए, ऑटोमेटिक शटडाउन की सीमाओं जैसे प्रावधान किए जाएं। इन पर भी चर्चा चल रही। लेकिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच अभी राजनीतिक सहमति या कोई राजनीतिक तालमेल शटडाउन रोकने को लेकर बनता नहीं दिखा है। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण भी है। अमेरिका ने अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में 10 और मिनरल्स को शामिल किया है जिनमें कॉपर और सिल्वर भी है। 10 नए मिनरल्स शामिल होने के बाद क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट का आंकड़ा 60 तक पहुंच गया है। ये वो मिनरल्स हैं जिन्हें अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी मानता है। कॉपर और सिल्वर के अलावा लेड, यूरेनियम, सिलिकॉन, कोयला और पोटाश को भी लिस्ट में जगह दी गई है। सर, ट्रंप की नई क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट को कैसे समझा जाए? इस लिस्ट का मतलब क्या है? साथ ही ये भी बताइए कि ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया? अब यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में अब कोई भी महत्वपूर्ण मिनरल छोड़ा ही नहीं है। जितने भी जरूरी धातुएं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए होती हैं, पहले हम सब मानते थे कि अमेरिका की निगाह में रेयर अर्थ और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उसमें शामिल है। पर जो नई लिस्ट हमारे सामने आई है उसमें कोक फ्यूल जो स्टील प्रोडक्शन के लिए उसको भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें सिलिकॉन भी शामिल है, लेड भी शामिल है, इसमें फॉस्फेट भी है, पोटाश भी है, रेनियम भी है, न्यूक्लियर मिनरल्स तो पहले से इसका हिस्सा थे, और चांदी और कॉपर को भी रखा गया है। इसे रणनीतिक रूप से समझना जरूरी है। जैसे जैसे अमेरिका अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट को बढ़ाता है, अमेरिकी सरकार के पास इन मिनरल्स को हासिल करने की, रोकने की, नीतियां तय करने के विशेष अधिकार आ जाते हैं। और यह फैसला उस समय किया गया है जब सेंट्रल एशिया के राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक वाशिंगटन में चल रही है, जहां अमेरिका चीन के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, जो कि बड़ा मिनरल रिच एरिया है, जहां पर रेयर अर्थ भी है और कई सारे मिनरल्स भी हैं जिनकी उसे जरूरत है। तो जब अमेरिका अपनी किसी नीति में बदलाव करके मिनरल्स को क्रिटिकल की कैटेगरी में लाता है, तो खदानों का अधिग्रहण करने के लिए, विशेष फंडिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते करने के लिए नए अधिकार मिल जाते हैं। और इसका असर हमें पूरी दुनिया के कमोडिटी मार्केट पर दिखेगा। खासतौर से कॉपर का इसमें जाना, सिलिकॉन का इसमें जाना, कोयले का इसमें जाना बेहद अप्रत्याशित है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इस घटनाक्रम का असर हमें अगले 2-3 दिनों में दुनिया के कमोडिटी बाजार पर और इन कमोडिटीज के ट्रेड पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल, इसका असर हम लोग कॉपर और सिल्वर के प्राइजेस पर देख सकते हैं, या इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं जो लिस्ट में है उस पर प्राइजेस पर असर दिखाई दे सकता है। साथ ही लगातार इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, अर्थम को लेकर काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को इंतज़ार रहता है, तो सर बताइए कि इस बार के अर्थम में क्या खास रहने वाला है? आपने भी पिछले 5-6 महीनों में, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ्स का अनाउंसमेंट किया, इस तरीके की तमाम घोषणाएं, आकलन देखे होंगे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने के, मंदी आने के। अमेरिका में तो एक दौर में 60% तक मंदी आने की संभावनाएं थी, पूरी दुनिया का पहिया रुक जाने की, ट्रेड खत्म हो जाने की सारी भविष्यवाणियां आई थी अलग अलग एजेंसियों से। वास्तविकता क्या है? टैरिफ लागू होने के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कहाँ खड़ी हैं? टैरिफ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का कुछ बिगाड़ भी पाए या नहीं? हुआ क्या दरअसल जमीन पर? क्या डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम सफल रही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झुकाने में, या अर्थव्यवस्थाओं ने खुद को फिनिक्स की तरह इस पूरे हमले से, टैरिफ के हमले के सामने खड़ा करके नए सिरे से खड़ा कर लिया? क्या कहते हैं ताजा आंकड़े, वो आंकड़े जो शायद आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, आपकी निगाहों में नहीं होंगे, हम आपको विस्तार से इस बार अर्थम में बताने की कोशिश करेंगे कि इस टैरिफ से दुनिया का क्या बिगड़ा या कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो इस बार का अर्थम जरूर देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद तो दुनिया में मंदी आने वाली थी। अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन और आसियान की अर्थव्यवस्थाएं डूब जाने वाली थी। कुछ ऐसा ही तो कहा था IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, WTO ने और OECD ने। मगर 6 महीने बाद अक्टूबर में क्या हाल है? दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं मजबूती से टिकी हुई हैं और बढ़ रही हैं।
अमेरिकी, यूरोपीय, भारतीय, चीनी और आसियान की अर्थव्यवस्थाओं में नई और मजबूत विकास दर दिखाई दे रही है। कंपनियों के मुनाफे बढ़े हैं, मार्जिन बेहतर हुए हैं। तो क्या दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को हरा दिया? और अगर दुनिया टैरिफ से जीत रही है तो उसका राज क्या है? यही राज खोलेंगे इस बार के अर्थ में। जो भी दर्शक द बोनस के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो इस बार का अर्थम आप लोग भी जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान सर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। यह हमारा बोनस पॉइंट शो है। इस दौरान अंशुमान सर जो दिन भर की खबरों का अपडेट्स होता है वो आप तक लेकर आते हैं, साथ ही उन खबरों का एनालिसिस किया जाता है, सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, समझाया जाता है। तो आप लोग भी द बोनस के साथ लगातार जुड़े रहे। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.